हेलो दोस्तों, नाइन्थ क्लास साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि आपकी बुक में फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं तभी आप आगे के जो चैप्टर्स हैं उन्हें समझ पाएंगे। तो डरने की बात नहीं है, मैं आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाला हूं। बस आपको जो भी वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं उन्हें अच्छे से देखना है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीएस क्लासेस पर और मैं हूं अजय। तो मोशन को समझने से पहले या मोशन क्या होता है उसको समझने से पहले आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप इस घर में रहते हैं, घर काफी अच्छा है ना। तो आप इस घर में रहते हैं और आपका ये स्कूल है। आपसे कोई पूछे कि बताओ आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूरी पर है या फिर कहां पर है, तो आप कहेंगे अच्छा तो ये रहा मेरा घर और ये रहा स्कूल। तो आप कहेंगे मेरे घर से जो मेरा स्कूल है वो किधर पड़ता है, राइट साइड पड़ता है। तो राइट साइड जाइए, वहां आपको मेरा स्कूल मिल जाएगा। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे घर से मेरा स्कूल राइट साइड पर तो है और साथ ही मान लेते हैं कि कितने डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर है। मान लिया कि 500 मीटर्स की दूरी पर है। लगभग 1 मीटर, देखिए इतना होता है, ये आपका हाथ और ये कंधा, यहां तक लगभग 1 मीटर होता है। तो ये आपने बड़ी आसानी से बता दिया कि मेरे घर से स्कूल कितनी दूरी पर और किस डायरेक्शन में है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आपकी आंख पर पट्टी बांध दी गई है और आपके दोस्त ने आपको साइकिल पर बिठाया और फिर इधर उधर घुमाता रहा। घुमाने के बाद आपको एक जगह पे यहां पे उतार दिया गया साइकिल से। उतारने के बाद अब आपसे पूछा गया फिर से, बताओ आपका स्कूल कहां है। अब आपकी आंख पे तो पट्टी बंधी हुई है, आपको पता ही नहीं है कि आप कहां हैं। तो क्या आप बता पाएंगे कि आपका स्कूल किधर है, कितने डिस्टेंस पर है या किस डायरेक्शन में है? नहीं बता पाएंगे ना। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि आपको यही नहीं पता कि मैं कहां पर खड़ा हूं। अगर आपको ये पता रहेगा कि मैं कहां पर खड़ा हूं तभी तो आप बता पाएंगे कि स्कूल कहां पर है। तो इस तरह से हमने ये समझा कि स्कूल कहां पर है ये बताने के लिए पहले हमें खुद के बारे में पता होना चाहिए कि हम कहां पर हैं। कहां से हमें देखना है कि स्कूल किस तरफ है। तो कहां से देखना है? इस जगह से जहां हम खड़े हैं या फिर जहां हमारे दोस्त ने हमें लाकर छोड़ दिया था। तो इस जगह को क्या बोलेंगे जहां से आप देख रहे हैं? तो इस जगह को या इस पॉइंट को या एक लाइन को क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। पहले वाले एग्जाम्पल में जो आपका ये घर था ये भी क्या था? ये भी एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम कर रहा था कि यहीं से आप देख रहे हैं कि स्कूल जो है यहां से किस डायरेक्शन में और कितने डिस्टेंस पर है। तभी तो आप बता पाए कि हाँ भाई मेरे घर से स्कूल राइट हैंड साइड पर 500 मीटर की दूरी पर है। तो यहां पे जो घर है वो रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहा है। और सेकंड एग्जांपल में ये जो पॉइंट है ये रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहा है, क्योंकि अब इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आप कह सकते हैं कि मेरा स्कूल ये रहा, राइट हैंड साइड पर है और कितने डिस्टेंस पर है। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस 200 मीटर्स है। तो अब आपको बात समझ में आई कि स्कूल की पोजीशन बताने के लिए आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि स्कूल कहां पर है। ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है ना, उसकी पोजीशन को बताने के लिए हमें पहले एक रेफरेंस पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तभी हम बता पाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कहां पर है। तो उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। आई होप रेफरेंस पॉइंट पता लग गया होगा आपको कि क्या होता है। और रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज की पोजीशन को बता सकते हैं और बिना रेफरेंस पॉइंट के हम किसी भी चीज की पोजीशन को नहीं बता सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हमें पहले तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए। इसके अलावा देखिए
जब रेफरेंस पॉइंट हमें मिल गया है तो उस रेफरेंस पॉइंट से उस चीज की पोजीशन कहां पर है हमें दो चीजें बतानी होती हैं। एक तो डिस्टेंस, कितनी दूरी पर है वो चीज रेफरेंस पॉइंट से, और दूसरी डायरेक्शन कि रेफरेंस पॉइंट से किस डायरेक्शन में है वो चीज। तो एक एग्जांपल फिर से लेते हैं। देखिए इस बार की जो बुक है ना आपकी एग्जाम्पल से भरी हुई है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए गए हैं जिससे आपको टॉपिक्स समझना आसान हो जाए, ऐसा किया गया है। तो ये एक एथलीट देखिए दौड़ रही है, तो ये जो लाइन है इस बार हमने इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया है। तो इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अगर आपसे पूछे कि बताइए एथलीट की पोजीशन क्या है तो आप कहेंगे अच्छा ये बात, तो ये रेफरेंस पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक अभी एथलीट यहां पहुंची है, तो इनकी पोजीशन कितनी है, कहां पर है वो 60 मीटर्स, यानी कि रेफरेंस पॉइंट से जो एथलीट हैं वो कितने डिस्टेंस पर हैं 60 मीटर्स के डिस्टेंस पर है। अब जब भी किसी की पोजीशन बतानी होती है ना तो सिर्फ डिस्टेंस नहीं बताना, डायरेक्शन भी बताना है कि रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पर 60 मीटर जाइए, वहां पे आपको एथलीट मिल जाएंगी। यानी कि एथलीट की पोजीशन को बताने के लिए सबसे पहले हमें रेफरेंस पॉइंट पता रहना चाहिए, उसके बाद हम क्या कहेंगे कि रेफरेंस पॉइंट से कितने डिस्टेंस और कितने डायरेक्शन पर वो एथलीट हैं, ये बता देंगे तो पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या कोई भी चीज है उसकी पोजीशन पता चल जाएगी। तो हमारा चैप्टर था ना, उस चैप्टर में क्या वर्ड यूज हो रहा था, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो एक वर्ड यूज हो रहा था क्या, मोशन, इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। अब समझते हैं कि मोशन होता क्या है। तो ये रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अगर जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है ये एथलीट है, तो इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आ रहा है टाइम के साथ, ठीक है, तो मान लिया कि हमने अभी देखा तो एथलीट हमारी 60 मीटर्स के डिस्टेंस पर है, 10 सेकंड के बाद देखा हमने तो 10 सेकंड के बाद जो हमारी एथलीट हैं वो यहां पहुंच गई हैं 100 मीटर वाले डिस्टेंस पर। तो हम क्या देख रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टाइम जैसे जैसे बीत रहा है जो ऑब्जेक्ट है उनकी पोजीशन में भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। पहले वो 60 मीटर्स पर थी, अब उनकी पोजीशन कितनी हो गई है 100 मीटर, और किधर हो गई है, राइट हैंड साइड हो गई है ना। पहले भी राइट हैंड साइड थी 60 मीटर्स और अब भी राइट हैंड साइड है, पर अब कितनी हो गई है 100 मीटर्स हो गई है। तो पोजीशन में चेंज आया ना उनकी, यहां से यहां 60 मीटर से 100 मीटर तक पहुंच गई हैं। तो मोशन में कोई ऑब्जेक्ट कब होगा, जब पोजीशन जो ऑब्जेक्ट की है वो क्या हो रही है, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज हो रही है। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो ये होता है मोशन। अच्छा ऑब्जेक्ट मोशन में कब नहीं होगा, इतना तो आइडिया हो गया कि रेफरेंस पॉइंट कोई भी एक पॉइंट है जिसके हिसाब से हम चीज को देख रहे हैं, अगर उसके हिसाब से पोजीशन में चेंज आ रहा है ऑब्जेक्ट की तो वो मूव कर रहा है एक तरह से, यानी कि वो मोशन में है। कब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होगा, तो जस्ट इसका उल्टा, यानी कि अगर रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रेस्ट पर है, रुका हुआ है। तो जैसे ये एथलीट है तो हमने पहले देखा ये 60 मीटर्स के डिस्टेंस पर है रेफरेंस पॉइंट से राइट हैंड साइड पर, और कुछ टाइम बीत गया फिर हमने देखा फिर भी वहीं पर ही खड़ी हैं, अभी भी वहीं पर है ये, यानी कि टाइम के साथ साथ इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे है, रेस्ट में है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है, अगर टाइम बीत रहा है तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है। ठीक है, तो अब आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा और रेस्ट में कब होगा। तो मोशन का मतलब हमने समझ लिया है। अब देखिए एवरीथिंग जो भी नेचर में आपके आसपास दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा है वो सभी मोशन में है, बड़ी से बड़ी चीज, बड़े से बड़े प्लैनेट्स भी मोशन में है, और छोटी से छोटी चीज एटम्स तक भी मोशन में है। अरे एटम्स से याद आया, आपकी बुक में एटम्स को लेकर 2 चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स की वीडियोस हमने बना ली हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और उन चैप्टर्स को भी अच्छे से एक बार जरूर देखिएगा।
तो हम बात कर रहे थे मोशन की। नेचर में हर एक चीज मोशन में है, बड़े से बड़े प्लैनेट से लेके छोटे से छोटे एटम्स तक। जैसे कि आप देख सकते हैं ये घोड़े दौड़ रहे हैं, मोशन में है। ये उछल कूद कर रहे हैं खरगोश, ये मोशन में है। धुएं के पार्टिकल्स आप देखिए, ये मोशन में है। यहाँ डस्ट के पार्टिकल्स दिखते हैं ना कभी कभी, तो ये भी मोशन में है। स्नेक्स ये देखिए चल रही है, ये मोशन में है। यहाँ पे बेल दिख रही होगी आपको, ये भी आगे बढ़ रही है, इधर इधर सपोर्ट के अराउंड घूम रही है, ये भी मोशन में है। ये फ्लाई ट्रैप, आई होप फ्लाई ट्रैप दिख रहा होगा ये आपको। इसमें कोई मक्खी जाएगी तो ये इसको बंद कर लेता है, उसको अपने अंदर समा लेता है, ये भी मोशन में है। समुद्र की लहरें मोशन में है। ये बादल, ये भी मोशन में है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो जैसे जैसे टाइम बीतता है वो किसी ना किसी तरह का मोशन जरूर शो कर रही हैं। अब यार इतने तरह के मोशन होते हैं, कोई किसी तरह से भाग रहा है, कोई किसी तरह से मोशन कर रहा है, तो काफी मुश्किल हो जाएगा इस तरह के मोशन, इन तरह के मोशंस को पढ़ना और समझना। तो हम क्या करते हैं या साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जो थोड़े से मुश्किल फिनोमेना है जो नेचर में हो रहे हैं उनको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझते हैं, ठीक है, ताकि पहले वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आसानी से समझे जा सके, फिर उस मुश्किल फिनोमेना को भी समझने की कोशिश की जाएगी। तो साइंस में ऐसे होता है, पहले चीजों को बिल्कुल सिंपल तरीके से उनके आइडियल फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम भी पहले मोशन को कैसे समझेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम मोशन की बात कर ही रहे हैं और सिंपल तरीके से मोशन को समझना है, तो सबसे सिंपल तरीका है कि मोशन को स्ट्रेट लाइन में देखा जाए। यानी कि जब कोई चीज मूव कर रही है रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से सीधी लाइन में, बिल्कुल जैसे ये कार सीधी चल रही है तो ये स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो ये मोशन बिल्कुल सिंपल वाला मोशन है, स्ट्रेट लाइन वाला, कि मोशन कैसे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में। तो ऐसे मोशंस को हम पहले समझेंगे ताकि हमें पहले सिंपल चीजें समझ में आए, उसके बाद मुश्किल वाली देखी जाएगी। जैसे आप स्विमिंग कर रहे हैं, देखिए तो अभी आप एक लाइन में चल रहे हैं, तो ये भी मोशन कैसा हुआ, स्ट्रेट लाइन में मोशन हुआ। ये ट्रेन चल रही है, सीधी चल रही है बिल्कुल, ये भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन हुआ। ये जो बॉल दिख रही है आपको, बास्केटबॉल, तो ये कहां जाएगी, नीचे, ये भी सीधी लाइन में जाएगी नीचे की तरफ। तो ये सारे मोशन के जो एग्जांपल्स लिए मैंने, ये कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन में चलने वाले मोशन है या स्ट्रेट लाइन में होने वाले मोशन है। तो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसके मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। और लीनियर मोशन कह लो या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन कह लो, एक ही बात है। और ये सिंपल, सबसे सिंपल तरह का मोशन है। अब घोड़ों की बात करें तो घोड़े कभी इधर कभी इधर कभी इधर भागते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है उस मोशन को समझना। लेकिन स्ट्रेट लाइन में कोई चीज चल रही है तो उस मोशन को समझना सबसे आसान है। तो इसीलिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में जो मोशन हो रहा है वहां से हम मोशन को समझेंगे। अच्छा, मोशन की बात कर रहे थे, इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, आपने शायद 8th क्लास में पढ़ा भी होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर अच्छे से नहीं पढ़ा या फिर पढ़ा भी है भूल गए तो दोबारा समझ लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कोई भी मटेरियल या सिस्टम, उसकी प्रॉपर्टी अगर हम मेजर कर पा रहे हैं, मेजर यानी कि नाप पा रहे हैं, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे एग्जांपल, वो कार ही चल रही थी ना, तो कार स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, तो कार की एक खासियत, उसकी स्पीड को मेजर किया जा सकता है। तो कार की स्पीड को मेजर किया जा सकता है, तो जो स्पीड है वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप स्विमिंग कर रहे थे, तो जब स्विमिंग कर रहे थे स्ट्रेट लाइन में, तो टाइम नोट किया जाता है कि आपने जो टारगेट है उस टारगेट तक आप कितने टाइम में पहुंचे, ठीक है। तो टाइम यहां पे क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी। आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये भी क्या, एक फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई, मटेरियल या सिस्टम की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वही क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। वो बास्केटबॉल वाली बॉल है, उसके मास को हम क्या कर सकते हैं, उसके मास या वेट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसका मास या यूं कह लीजिए इसका जो वेट है, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो बॉल के मास या वेट को भी मेजर कर सकते हैं, तो मास या वेट भी क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हुआ। तो इस चैप्टर में भी हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से।
तो जब मोशन की बात कर ही रहे हैं ना हम, तो मोशन को अच्छे से समझना है तो हम कैसे समझेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। अगर वो मूव कर रहा है अपनी जगह से या रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके मोशन को समझने के लिए देखेंगे ना कि रेफरेंस पॉइंट से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अरे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठहरिए, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। यानी कि मोशन को समझना है तो हमें देखना है कि रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज आया, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया या फिर कितना उसका डिस्प्लेसमेंट है। ये सब जानेंगे तभी तो मोशन अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि कैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इसीलिए हम शुरुआत करेंगे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब क्या है कि टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स। एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो उसने जितनी भी लंबाई, जितना भी उसने एक्चुअल पाथ कवर किया है, उसकी लंबाई मेजर कर ली हमने। जैसे मान लीजिए आपने यहां से चलना शुरू किया, यानी कि ये रेफरेंस पॉइंट है, यहां से ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, फिर यहां से मुड़कर यहां से यहां तक यहां पहुंच गए। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हुआ कि जो आपने एक्चुअल पाथ, ये जो रास्ता चला है, इस रास्ते की जो पूरी लंबाई है यहां से लेके फिर यहां से यहां तक, यही डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। और जो एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस की, वो मीटर होती है, ध्यान रखनी है। अब एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई का फुल फॉर्म क्या है, तो सिस्टम इंटरनेशनल। देखिए फ्रेंच वर्ड है सिस्टम इंटरनेशनल, वैसे ही इसका मतलब बनता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती है। जैसे डिस्टेंस क्या था, मैंने कहा था कि जो आपने एक्चुअल रास्ता कवर किया है उसकी लंबाई नाप लीजिए, वही क्या है, डिस्टेंस। अब जब आप लंबाई नापने जाएंगे तो आप इस डिस्टेंस को, सॉरी इस लेंथ को मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं। तो हमने क्या देखा, जो लेंथ है उसको नापने के अलग अलग स्केल है। अब कौन सा यूज किया जाए, तो एक स्टैंडर्ड वाला स्केल चूज कर लिया गया है ताकि सभी लोग उसी स्केल से मेजर करें, ताकि सबको वो चीज समझना और समझाना आसान हो जाए। तो इसीलिए जब लेंथ की बात की जाती है, लेंथ मेजर की जाती है, लंबाई मेजर की जाती है, तो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में बहुत कम यूज किया जाता है। ज्यादातर जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कौन सी है, मीटर है। ठीक है, तो इस तरह से लेंथ नापने की एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर हो गई, या डिस्टेंस नापने की एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर हो गई। तो ऐसी बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल हमने इससे पहले देखे थे। स्पीड है, टाइम है, तो हर एक को अलग अलग यूनिट्स में नाप सकते हैं। जैसे टाइम ही है, सेकंड में नाप लो, मिनट में नाप लो, आवर्स में नाप लो। तो टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड रखा गया है। तो इस तरह से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका एक ऐसा यूनिट रख दिया गया है ताकि सब लोग उसमें मेजर करें। तो हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड पढ़ लिया ना। तो एग्जाम्पल में हमने यहां से चलना शुरू किया था, यहां से यहां गई और यहां गई। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, चलिए मेजर कर लेते हैं। तो ये रास्ते की लंबाई नापते हैं। पहले यहां से यहां गए तो ये कितना है, 100 मीटर से 100 मीटर ये हो गया। फिर यहां से यहां गई तो ये कितना हुआ, ये 100 है और ये 40 है। तो ये 100 से 40 गए, फिर हम वापस, तो 100 से 40 गए, मतलब ये कितना हो गया, 100 माइनस 40 कितना हो गया, 60 मीटर हो गया ना। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया हमने, पहले ये 100 गए तो ये 100 मीटर्स। फिर जब हम वापस जा रहे हैं तो यहां से फिर से काउंटिंग शुरू हो जाएगी ना, फिर ये गए ऐसे 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 और 40 तक पहुंच गए। तो 100 से स्टार्ट किया हमने और 40 तक पहुंच गए, मतलब ये कितना हुआ, 60 मीटर्स हुआ। तो हमने कितना ट्रेवल कर लिया टोटल एक्चुअल में, तो 100 प्लस 60 कितना हो गया, 160 मीटर्स। तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो जहां रेफरेंस पॉइंट था वहां आपका एक दोस्त खड़ा था और आप घूमकर ऐसे गए फिर ऐसे गए और आप खुद यहां पहुंच गए। तो आप यहां पहुंच चुके हैं। अब आपका दोस्त कहेगा, अरे तू तो मेरे बिल्कुल जस्ट सामने है, ये रहा। तुम कहोगे, अरे मैं तो बहुत चला हूं, मैं पहले 100 मीटर गया फिर 60 मीटर गया। लेकिन तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है, रेफरेंस पॉइंट पे जो खड़ा था वो कह रहा है तुम तो मेरे बहुत पास में हो। यानी कि स्टार्टिंग
यहां से करी आपने और रुके आप यहां पे, तो स्टार्टिंग और एंडिंग का जो ये बिल्कुल छोटा सा रास्ता दिख रहा है ये, अब ये भी कई बार हमें यूज करना पड़ता है या फिर नापना पड़ता है, क्योंकि अब आपका दोस्त कहेगा अरे तुम बहुत मेरे पास हो, बस थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ तो मेरे पास ही पहुंच जाओगे। तो अब ये स्टार्टिंग और एंडिंग के पॉइंट के बीच का जो ये छोटा सा सबसे छोटा रास्ता है या शॉर्टकट कह लीजिए, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्टेंस के बाद बात की जाएगी किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, वही जो भी मैंने एग्जांपल लिया कि आपका दोस्त यहां खड़ा था और आप यहां हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो एक तरह से ये क्या हुआ कि आपने यहां शुरू किया और यहां पहुंचे, तो आपका रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से पोजीशन में चेंज कितना आया, वैसे तो आप ऐसे गए हैं लेकिन रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से देखें तो कितना चेंज आया, सिर्फ इतना सा ये वाला, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो दो पॉइंट्स हैं, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में हम क्या कर रहे हैं, नेट कितना चेंज आया, या फिर यूं कह लीजिए दो गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम है। ये 0 सेकंड पे आपने स्टार्ट किया था और आप ऐसे 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 गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, यहां पहुंच गए। 16 सेकंड्स पे आप यहां पहुंच गए हैं। तो 0 सेकंड और 16 सेकंड दो इंस्टेंट टाइम के हो गए, यानी कि दो टाइम की बात कर रहे हैं, एक तो 0 सेकंड और एक 60 सेकंड। तो इन दो इंस्टेंट्स ऑफ टाइम के बीच में आपकी पोजीशन में चेंज कितना आया, तो आपने स्टार्ट यहां किया था, यहां पे एंड किया, तो जो ये चेंज आया सिर्फ इतना सा आया, ये वाला। मान लीजिए यहां पे आपके दोस्त ने आंख बंद कर रखी है और 16 सेकंड के बाद उसने आंख खोली और आपको देख रहा है वो, तो ये दिखाई दिया, तो उसको लगेगा कि आपकी पोजीशन में चेंज कितना आया है, सिर्फ ये यहां से लेके यहां तक, यानी कि 20 मीटर्स का, यही डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का बस शॉर्टकट बनाना है, वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। एक बात और कि डिस्प्लेसमेंट क्या था कि स्टार्टिंग पोजीशन जो है हमारी, उसके हिसाब से कितना चेंज आया। अब हो सकता था कि ये चेंज इधर को आया ना, इस बार हो सकता था कि आप घूम फिर के क्या कर सकते थे, इधर को भी आ सकते थे, यहां पे ऐसे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पहुंच सकते थे। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से चेंज कितना आया, तो इसको मेजर किया जाएगा और साथ में यह भी देखा जाएगा ना, इस बार चेंज इधर को है, ऊपर को है, जबकि पहले चेंज इधर को था। इसलिए जब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है तो एक तो ये लेंथ ना देखी जाती है कि चेंज कितना आया, दूसरा ये भी देखा जाता है कि किस डायरेक्शन में चेंज आया। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंडिंग पॉइंट ये था, तो इस डायरेक्शन में चेंज आया। और सेकंड केस में स्टार्टिंग पॉइंट ये है और आप घूम फिर कर यहां पहुंच गए हैं, तो नेट चेंज अब किस डायरेक्शन में आया है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए जब हम डिस्प्लेसमेंट को बता रहे हैं, एक तो बता रहे हैं कि चेंज आया कितना, दूसरा ये भी बताना जरूरी है कि रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से जो है या स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से चेंज किस डायरेक्शन में आया। इसलिए जब डिस्प्लेसमेंट कोई पूछता है तो हमें दो चीजें बतानी पड़ती हैं, क्या क्या, एक तो कितना चेंज आया, दूसरा डायरेक्शन। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन भी जुड़ी हुई होती है। और डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी डिस्प्लेसमेंट की, तो जहां से स्टार्ट किया है, स्पेसिफाइड पॉइंट है जो हमारा, यहां से स्टार्ट किया है, और फिर जो सेकंड इंस्टेंट, दूसरा जो हमारा टाइम था 16 सेकंड का, या फिर दूसरा जो पॉइंट है वहां तक, तो स्टार्ट जहां से किया है वो पॉइंट और एंड जहां पे किया वो पॉइंट, तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पॉइंट तक की डायरेक्शन बना लीजिए, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की। और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट भी क्या होता है, मीटर होता है। चलिए थोड़ा सा, हाँ, इसी में एक एग्जांपल और लेते हैं। तो आई होप अब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी को और पक्का करने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। आपने यहां से चलना शुरू किया, यहां पे गए, यहां पे गए, यहां पे गए, यहां पे गए और वापस भी आ गए यहां पे, फिर वापस यहीं पहुंच गए जहां से चलना शुरू किया। अब बताइए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने, तो आप कहेंगे ये गए, ये गए, ये गए, 100 मीटर्स ये हो गए, फिर ये गए, फिर ये गए, फिर ये गए, फिर ये गए, 100 मीटर्स ये भी हो गए। तो 100 मीटर्स ये वाले और 100 मीटर्स ये वाले, तो कितना हो गया, 100 प्लस 100, 200।
तो कितना डिस्टेंस हुआ 200। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो स्टार्ट आपने यहां किया, एंड भी यही किया, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो छोटा सा शॉर्टकट सबसे छोटा रास्ता कितने का है ही नहीं, वहीं तो पहुंच गए आप वापस। तो कितना उनके बीच में डिस्टेंस है 0 मीटर। यानी कि जहां से आप स्टार्ट करते हैं अगर वापस वहीं पहुंच जाते हैं तो आपकी पोजीशन में कोई चेंज आया, नेट चेंज आया कि आपकी पोजीशन नहीं आया ना, जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं पहुंच गए, तो नेट चेंज नहीं आया, जीरो आया नेट चेंज, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। तो याद रखिए अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट और वापस घूम फिर कर आप वहीं आ जाते हैं, चाहे कैसे भी घूम फिर कर आए, चाहे इधर से आए कहीं से भी घूम फिर कर अगर वापस आ जा रहे हैं, तो नेट चेंज पोजीशन में नहीं हो रहा है, जिस वजह से डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। तो हमने बात की थी फिजिकल क्वांटिटी की, तो अलग अलग एग्जांपल्स भी दिए मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी के। तो डिस्टेंस की बात कर रहे थे ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो मान लीजिए आपने 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया 50 मीटर्स। तो डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इस फिजिकल क्वांटिटी की जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, क्या नंबर है इसका, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने 50, और ये क्या है इसकी यूनिट। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और साथ में उसकी यूनिट्स, उसे ही क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो 50 मीटर्स क्या है यहां पे, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो जो नंबर और साथ में उसकी यूनिट, उसे ही मैग्नीट्यूड कहा जाएगा। अब ये पढ़ना क्यों जरूरी है, ये पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस कर सकें। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है देखिए, तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, कलर चेंज कर लेते हैं, रुकिए जरा। तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम बता रहे हैं, तो सिर्फ हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, और बस उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें पता चल गया। जैसे डिस्टेंस है, तो किसी को बताना है कि कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, तो हम बोल देंगे 100 मीटर हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया। इतने से ही वो समझ जाएगा कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी हुई, क्योंकि डिस्टेंस को बताने के लिए सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बताओ, छुट्टी, काम खत्म। ऐसे ही मास बताना है, तो मान लीजिए हमारे पास ये पेन है, इसका मास मान लीजिए कितना है 100 ग्राम है। तो हमने क्या किया, इस पेन का जो मास है, यानी कि मास एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो पेन का मास कितना बता दिया, 100 ग्राम बता दिया। तो 100 ग्राम क्या है, मैग्नीट्यूड है। टाइम बताना है किसी को कि हमने क्या किया, हमने ये 100 मीटर का डिस्टेंस 20 सेकेंड्स में ट्रेवल किया। तो 20 सेकेंड क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हुआ, किसका मैग्नीट्यूड, टाइम का। टाइम क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है, जैसे कि ये वैल्यू कह लीजिए आप सिंपल टर्म्स में, वही क्या है, मैग्नीट्यूड है। वैल्यू में मतलब नंबर भी आ जाएगा और उसकी यूनिट भी आ जाएगी। तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी, कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बताएं, काम चल जाएगा। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की एक बार फिर से। हमने यहां से स्टार्ट किया, घूम फिरकर ऐसे यहां पहुंच गए, ये पॉइंट बी पर पहुंच गए। हमसे कोई पूछे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हम कहेंगे अच्छा डिस्प्लेसमेंट तो हमने पढ़ लिया है, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो हमारा एंडिंग पॉइंट है ये रहा, उनके बीच में नेट चेंज कितना हुआ। तो स्टार्टिंग एंडिंग नेट चेंज ये रहा, इतना हुआ। ये मान लीजिए 10 मीटर से 10 मीटर का चेंज हुआ, और किस तरफ हुआ, ऊपर की तरफ हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए मुझे 10 मीटर्स भी बताना पड़ रहा है कि 10 मीटर्स का चेंज हुआ है, और साथ में मुझे बताना पड़ रहा है कहां हुआ चेंज, ऊपर की तरफ, यानी कि मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ रही है, तब जाके समझ आएगा सामने वाले को कि हाँ नेट चेंज यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको बताने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ रहा है और डायरेक्शन भी बतानी पड़ रही है। तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको बताने के लिए हमें डायरेक्शन, या जिस क्वांटिटी को समझने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़े, उसे कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल तो आपको समझ में आ गया, ऐसी फोर्स, फोर्स यानी कि जोर लगाना,
मान लीजिए आपको कहा जाए धक्का लगाइए, जोर से धक्का लगाइए, और जोर से धक्का लगाने का मतलब मान लीजिए आपको कह दिया गया कि आप 50 न्यूटन फोर्स लगाइए। आपने कहा ठीक है लगाएंगे हम, लेकिन चलिए लगाइए। अब आप कंफ्यूज हैं यार, 50 न्यूटन तो लगाएं, लेकिन किस तरफ लगाएं? आगे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, किस तरफ लगाएं? तो जब आपसे कहा गया कि 50 न्यूटन फोर्स लगाइए, तो आपने ये भी तो पूछा किस तरफ लगाएं, यानी कि क्या पूछा? किस तरफ लगाएं, यानी कि डायरेक्शन भी पूछी आपने। यानी कि जब फोर्स को बताना है या फोर्स को समझाना है तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या भी बताना है, क्या भी पता रहना चाहिए हमें, डायरेक्शन भी, तभी हम फोर्स के बारे में अच्छे से जान पाएंगे या बता पाएंगे। तो इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी हुई जिसे बताने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने समझ लिया। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको किसी भी तरह का डाउट ना रह जाए, और जितने ज्यादा साइंस में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देखिए उतनी ही साइंस आपको इजी लगेगी। तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। इसमें क्या किया गया है, ओ हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहां से हमने एक बॉल को फेंका ऐसे, तो ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, बी तक पहुंची और फिर नीचे गिरने लग गई। ठीक है, जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस आई है, बट समझने के लिए हमने ऐसे दिखाया है कि दो अलग अलग रास्ते हैं, बट जैसे बॉल ऊपर गई है उसी रास्ते से नीचे आई है, ये इमेजिन कीजिए। तो देखिए पोजीशन ओ, ये रही पोजीशन ओ पोजीशन पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो ओ पोजीशन पर बॉल तो नीचे ही है तो कुछ डिस्टेंस ही नहीं चली, तो डिस्टेंस कितना 0 सेंटीमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना 0 सेंटीमीटर, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ओ है और अभी हम ओ पर ही हैं, तो कोई नेट चेंज पोजीशन में नहीं हुआ। अब पहुंच गए हैं ए पर, तो बताइए डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, तो हम ओ से ए पर पहुंच गए, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, कितना ट्रेवल हुआ भाई 40 सेंटीमीटर, ये रहा। और डिस्प्लेसमेंट, ये 0 स्टार्टिंग पॉइंट था, ए एंडिंग पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इसके लिए हम देखेंगे नेट चेंज कितना हुआ, 0 से ए तक गए, चेंज कितना हुआ भाई पोजीशन में 40 का, और किस तरफ, डायरेक्शन ही बतानी जरूरी है, ऊपर की तरफ, तो 40 सेंटीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में। चलिए अब आप पहुंच गए हैं पॉइंट बी पर, पॉइंट बी कहां है, ये रहा। तो डिस्टेंस 0 से गए गए गए, ओ से गए गए, बी तक पहुंच गए, तो कितना डिस्टेंस हो गया 140 सेंटीमीटर, तो यहां कितना लिखेंगे आप 140 सेंटीमीटर। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ओ से बी तक पहुंचे, तो स्टार्ट यहां किया एंड यहां पे हुआ, तो चेंज कितना आया पोजीशन में, इतना चेंज आया ऊपर की तरफ, तो कितना आया 140 सेंटीमीटर चेंज आया, और किधर, अपवर्ड डायरेक्शन, मैं यूपी लिख रहा हूं, यूपी मतलब अपवर्ड, यूडी लिख देता हूं, अपवर्ड डायरेक्शन। अब आप सी पे आ गए, ये रहे। अब बताइए डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, तो डिस्टेंस मतलब एक्चुअल रास्ता, पहले हम ऐसे गए, ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, 140 सेंटीमीटर तो ये हो गया, फिर बी से सी पे आए, तो और कितना हो गया देखिए, 140 से हम यहां पे आए हैं वापस 80 पर, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, 140 में से 80 माइनस कीजिए, कितना है ये 60 सेंटीमीटर, तो ये वाला कितना हो गया 60 सेंटीमीटर, बी से सी कितना डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर है। तो हम पहले ओ से बी गए थे, यानी कि हमने पहले 140 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर बी से सी आए यानी कि 60 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितना हो गया 140 प्लस 60 कितना हो गया 200 सेंटीमीटर। आ रहा है ना मजा, इजी लग रही है चीजें ना, लगनी भी चाहिए। अब बताइए जरा डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, मुश्किल काम दे दिया मैंने आपको, नहीं यार आसान है। देखिए स्टार्ट किया था हमने ओ से, ओ है ये, और सी की बात हो रही है, सी ये रहा, तो ये सी और ये ए ओ, तो स्टार्टिंग के हिसाब से पोजीशन में चेंज कितना आया, ओ पर थे आप, अब जब आपने आंख खोली तो बॉल सी पर है, तो पोजीशन में चेंज कितना आया नेट, ये आया ऊपर की तरफ, ओ से सी, इतना ही चेंज दिख रहा है ना आपको। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का शॉर्टकट कितना हुआ, ये कितना, ये 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। और ये चेंज किस तरफ आया, स्टार्ट यहां से हुआ था, अभी बॉल सी पे है, तो किस तरफ चेंज है, ऊपर की तरफ चेंज दिख रहा है कि नेट चेंज इन पोजीशन, बॉल की पोजीशन में चेंज कहां आया, 0 से स्टार्ट किया था उसने, सी पे पहुंच गई है, मतलब ऊपर की तरफ चेंज आया बॉल की पोजीशन में।
अपवर्ड डायरेक्शन। अब कहां पहुंच गए? ओ पे आ गए वापिस। तो ओ पे वापिस आ गए हैं, तो बताइए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो यहां पे आपको डिस्टेंस लिखना और यहां पे डिस्प्लेसमेंट। तो ओ से स्टार्ट किया, ये गए बी तक, यानी कि 140 सेंटीमीटर, फिर वापस 140 सेंटीमीटर आ गई। तो 140 सेंटीमीटर जाने का और 140 सेंटीमीटर आने का, तो कितना हो गया? 140 प्लस 140 280 सेंटीमीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने ओ से ओ तक? हमने नहीं बोलने, 280 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना है? जहां से स्टार्ट किया था बॉल वहीं पहुंच गई, तो स्टार्टिंग पोजीशन से कोई चेंज आया बॉल में? जहां पड़ी थी पहले वहीं गिर के वापस आ गई, तो कोई चेंज नहीं आया। तो अगर जहां से स्टार्ट किया बॉल वहीं आ गई है, तो चेंज कितना आएगा? 0 सेंटीमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। चलिए अगला सवाल आप सबके लिए, एक पहेली है सिंपल सी। आपकी गाड़ी में जो फ्यूल यूज होता है, पेट्रोल या डीजल जो भी लगता है, वो कितना यूज होगा, कितना खर्च होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या फिर डिस्प्लेसमेंट। सोचिए, मान लीजिए आपका ये घर है, यहां से आपने चलना शुरू किया, आप बाजार गए और बाजार से वापस आ गए, फिर तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है ना। तो आपकी गाड़ी में जो तेल खर्च हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका यहां जाना फिर वापस आना किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, ना कि डिस्प्लेसमेंट पे। क्योंकि घर से अगर आप वापस सॉरी घर से बाजार गए, बाजार से वापस आ गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, पर क्या बाइक में तेल नहीं लगेगा? लगेगा ना, ऑयल तो लगेगा, फ्यूल तो लगेगा, खर्च तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, जब आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक को जो रोड है, उसका जो फ्रिक्शन है, उसको ओवरकम करना पड़ रहा है, इसलिए बाइक को एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, चाहे आप जा रहे हैं चाहे आप आ रहे हैं। तो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, हर बार बाइक को उस फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट एनर्जी खर्च करनी है, ताकि वो आगे बढ़ सके। तो फ्यूल तो लगना ही लगना है, यानी कि किस पे डिपेंड करेगा आपका फ्यूल कितना यूज हुआ है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर। बोर हो रहे हो क्या? चलिए कोई नहीं, बस लास्ट क्वेश्चन है आज के इस पार्ट में, फिर नेक्स्ट पार्ट तो आपने देखना ही है, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आइए एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल देखते हैं। एक बॉल है, उसको हमने रोल किया यहां से, ये ऐसे बॉल को रोल किया, देखिए बॉल जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ठीक है। इज इट्स मोशन अ स्ट्रेट लाइन मोशन? क्या इसका मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है? तो बॉल कैसे मूव कर रही है? ऐसे, और ऐसे का मतलब एक सीधी लाइन में जा रही है ना, तो बोलेंगे यस, इसका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में है। आगे क्या कहते हैं? एज्यूम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बॉल ओ, कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओ है, ठीक है। और इसी को ओरिजिन भी कहा गया है। देखिए, जो स्टार्टिंग पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट होता है उसे ओरिजिन भी कहते हैं। तो इसका जो मोशन है ओ से डी, क्या इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना के डिपिक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, ये हमारा ओरिजिन हो गया और ये पॉइंट्स हो गए ए बी सी डी। तो यहां पे लिख दीजिए ए। जब स्ट्रेट लाइन में चीज चल रही है तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बना के आसानी से दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद डिस्टेंस बना दीजिए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था? 40 सेंटीमीटर। उसके बाद ये डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो आसानी से देखिए हमने डिपिक्ट कर दिया, कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसके मोशन को हम स्ट्रेट लाइन पे आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, वर्टिकल मतलब ऐसे खड़ी लाइन। तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही है, ऐसे भी हम इसके मोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आर द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ इक्वल और डिफरेंट एट पोजीशंस ए बी सी डी? अब देखिए डिस्टेंस निकालना है, पहले ए, 0 से ओ से ए तक गया बॉल हमारा, तो डिस्टेंस कितना? 40 सेंटीमीटर। और स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये, तो शॉर्टकट भी कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ? 40 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अब जब बी तक पहुंची बॉल, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 40 ये वाला और 10 ये वाला, कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर।
तो डिस्टेंस हो गया 50 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी कितना 50। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से लेके अभी तक बॉल की पोजीशन नेट चेंज कितना आया, बॉल यहां पहुंच गई है बी पर, तो 40 ये आया है चेंज और 10 ये आया है। या यूं कह लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का शॉर्टकट क्या है, 40 और 10 50। जब बॉल सी पर है तो डिस्टेंस कितना हो गया बॉल का 40, फिर ये 10 50, फिर ये 20 और 70, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, सेम यही होगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग का शॉर्टकट देखना होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 70 हुआ। ऐसे जब बॉल डी पे पहुंच गई है तो डिस्टेंस कितना हो गया 40, 10 ये 50, 70, 70 और 30 100, तो डिस्टेंस कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये, शॉर्टकट कितना है, यही है शॉर्टकट, ये इससे शॉर्टकट तो छोटा रास्ता होगा नहीं, तो ये शॉर्टकट है और ये कितना है पूरा 100 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना हुआ 100 सेंटीमीटर हुआ। क्या आपने इसमें एक बात नोटिस करी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही आ रहे हैं हर बार, ए पर बी पर सी पर कहीं पर भी देख लें, अलग अलग पोजीशंस पर हमने देखा हर बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा सेम सेम। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलेगा और एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो याद रखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दूसरी बात, क्या कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? नहीं, इक्वल हो सकता है। जैसे यहां पे इक्वल तो हो रहा है मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, पर कभी भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता ही क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता। और डिस्टेंस तो क्या भी हो सकता है, घुमा फिरा के भी हम जा सकते हैं यहां डी तक, या किसी भी पॉइंट तक, बी तक या सी तक। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं मैग्नीट्यूड में अगर ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। और डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, मैग्नीट्यूड उसका कभी भी ज्यादा नहीं होगा। तो आज का पार्ट यही खत्म करें? नहीं, रुकिए, एक चीज रह गई है अभी। वो क्या? वापिस आइए यहां पर, लास्ट केस देखिए इसका। जब हमारी बॉल ऊपर गई थी और ऊपर से वापिस नीचे आ गई थी यहां पर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना 0 सेंटीमीटर। पर डिस्प्लेसमेंट को जब हम बताते हैं साथ में डायरेक्शन भी बताते हैं, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ये आपने पूछा नहीं, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखिए, जब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 0 होगा तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, वो एक तरह से हम कहेंगे अनडिफाइंड है, पता नहीं है क्लियर किधर इसकी डायरेक्शन है। तो अब जाके आज का ये पार्ट हमारा खत्म हुआ। आई होप आपको जो भी समझाया गया है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया दोस्तों, तो बस एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और साथ ही अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करनी है, ताकि वो भी चीजों को अच्छे से समझ सके और उन्हें भी ये चैप्टर या आपके साइंस की बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं वो इजी लगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और पुराने हैं तो बस चैनल पर बने रहिएगा। ऐसी ही वीडियोस, काम की वीडियोस मिलेंगी, देखिए फालतू की वीडियोस नहीं मिलेंगी यहाँ पे। तो ऐसी ही काम की वीडियोस आपकी पढ़ाई से रिलेटेड और आपके जो भी सिलेबस में चैप्टर्स हैं उनको हम बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में।